अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो गाइस हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 7, उसका आज 10th लेक्चर है और कल शायद 11th लेक्चर के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन क्लास वालों का तो टेस्ट होगा और आप लोग जो हैं वो चलें, आप लोग फिर अगले लेक्चर का वेट करिएगा। तो गाइज एनीवे जो है ना, आप लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और अच्छे वाला कमेंट भी करिएगा। और ये है कि इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप यूट्यूब ऑडियंस के नाम से बनाया हुआ है, उसका लिंक शेयर किया है। आप उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप वहाँ से भी अलर्ट्स ले सकते हैं लेक्चर्स की। उसके अलावा गाइज़ अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं पार्ट 1 या 2 की, तो वो भी जो है पार्ट 1 भी मंडे से स्टार्ट हो रही है क्लास। तो वो लोग भी मुझे नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे आप, कॉल या मैसेज नहीं करेंगे, सॉरी कॉल नहीं करेंगे, टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे, जस्ट आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल उस पर व्हाट्सएप कॉल भी नहीं करेंगे। तो गाइज़ उसके अलावा मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए। उनमें स्पेशली चौधरी सुरखाब अहमद का अकाउंट जो है वो आपके डिस्प्ले पे भी आ रहा है। फेसबुक पे जाके इसको ज़रूर फॉलो करें, आपको कुछ डाटा कुछ कंटेंट वहाँ से भी मिल जाएगा और अपने एजुकेशन रिगार्डिंग, अपनी क्लास के रिगार्डिंग। तो बाकी गाइज हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। इसका टाइटल है आइसोमेरिज्म और इसकी टाइप्स। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट से क्यों नहीं आ रहा, बदतमीज़ कहीं का। हाँ ये आ गया, आइसोमेरिज्म है जी। गाइज इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, फ्लैट लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है जी, डिफाइन आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लो जी, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5 टाइप्स बनती हैं। वो 5 टाइप्स जो होती हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो गाइज है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसकी जितनी टाइप्स हैं वो सारी की सारी 1 बाई 1 एज अ शॉर्ट भी आ सकती हैं। तो इसमें से MCQs भी बनते हैं, ये मैं आपको पढ़ाते हुए सारा बताता चला जाता हूँ। तो आप ये टॉपिक इधर से ही कर लें, टेक्स्ट बुक से करना है तो वहाँ से भी कर लें। टेक्स्ट बुक में से आपने जहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखा है उससे आगे आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। और पहले पैराग्राफ में से क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ से MCQ बन सकता है कि आइसो मीन्स सेम, मर्ज का मतलब होता है यूनिट्स। तो आइसोमर्स सेम यूनिट्स। तो आइसोमर्स ऐसे मतलब कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है जबकि स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। तो देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आप इधर से ही नोट कर ले, बुक में लिखी हुई है, वैसे बुक में भी क्लियर लिखी हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगी। तो ये डेफिनेशन आप बेटर है आप कहीं लिख के स्टिकी नोट्स पे तो आप ये बुक पे चिपका लें। The compounds have same molecular formula but different structural formula are called isomers and this phenomena is called isomerism. अब मतलब एक से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो समझ आएगी गाइस। लेट्स हैव अ लुक ओवर द एग्जांपल। अब यहाँ पर देखें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन इन फैक्ट ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास 4 कार्बन्स होती हैं। लाइक हम कहते हैं जी C4H10, ये है ब्यूटेन का फार्मूला। अच्छा गाइज अब देखें, ब्यूटेन या तो हम सारी के सारी कार्बन स्ट्रेट चेन में लिख दें। इसको देखें, ये पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन, ये इसकी 4 कार्बन्स हैं और हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट है। तो C4 तो वेरीफाई हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखें पहले 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं, तो टोटल ऐड करें तो 10 बनती हैं। तो गाइस ये देख लें, इसका ये हो गया मोलेकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर जो है वो ये इसका ये बनता है। अब इसको देखें, इसका जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है वो है इस जगह पे। इसी तरह से हम जब बात करते हैं आइसोब्यूटेन की
अब आइसोब्यूटेन इसको क्यों कहते हैं ये आगे चल के 8वें चैप्टर में पहले लेक्चर में ही मैं आपको बता दूंगा, वहां इसकी डिटेल है। अब इसी C4H10 को देखें तो ये जो राइट साइड पे कंपाउंड बना हुआ है, आई मीन टू से दिस वन, इसका भी मोलेकुलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन गाइस इसका स्ट्रक्चर उसकी निस्बत डिफरेंट है। अब इसके स्ट्रक्चर में कार्बन्स देखें 1 2 3, क्या हो गया मुझे, 2 3 and 4, ये 4 कार्बन्स हैं। हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन्स का नंबर डिफरेंट है, तो टोटल मिलाएंगे तो हाइड्रोजन 10 बनते हैं। तो ये दोनों मतलब N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दे आर द आइसोमर्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। गाइज अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफाइन आइसोमरिज्म, तो गाइज उसमें आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने लास्ट स्लाइड पे शो की है, और ये 2 एग्जांपल्स, ये 2 स्ट्रक्चर बनानी है। और याद रखें स्टूडेंट क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म की एग्जांपल में एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, कभी भी एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। एक कंपाउंड के जितने आइसोमर्स होंगे आपको वो सारे ड्रॉ करने पड़ेंगे, मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आप जितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं आपको वो सारे बनाने पड़ेंगे। तो इससे आगे चलते हैं, तो ये ब्यूटेन की एग्जांपल थी, ये देख लें। अब ये पूरी स्लाइड आपके सामने आ गई, ये थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे हो गया, तो ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर्स लिखे जा सकते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आगे चलते हैं, तो N-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर आइसोमर्स टू ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो गाइस ये एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल आपने एज इट इज इसमें लिखनी है। तो अब इसमें ऐसा है कि एक सेकंड स्टूडेंट्स, मुझे ना कॉल आ रही है, मैं ज़रा कॉल एक अटेंड। तो गाइज ये एग्जांपल जो है ये कम्प्लीटली आपने यहाँ तक लिखनी है अगर शॉर्ट में आ जाता है। इसके अलावा कुछ MCQs हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक दूसरी एग्जांपल है, इसको भी देख लें। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, एक सेकेंड, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन टू हैव स्ट्रक्चरल आइसोमर इज ब्यूटेन। अच्छा, मतलब जो सबसे छोटा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है जो आइसोमरिज्म शो कर सकता है वो ब्यूटेन है। ब्यूटेन से नीचे 3 कंपाउंड्स आते हैं जो नीचे यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। नंबर 1 पे आ जाता है जी मीथेन, नंबर 2 पे इथेन, नंबर 3 पे प्रोपेन। देखें ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं कर सकते, क्योंकि मीथेन की बात करें तो मीथेन में तो बेसिकली कार्बन है ही एक। अगर आप मीथेन की बात करते हैं इसमें एक ही कार्बन है, अब एक ही कार्बन की सिमेट्री चेंज हो ही नहीं सकती। अब इथेन को देखें, इसकी 2 कार्बन्स हैं, आप जिस तरह मर्जी लिख लें इन 2 कार्बन्स के दरम्यान में ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। और जो तीसरी टाइप है वो प्रोपेन है, आप प्रोपेन का भी इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते। तो जो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है जो कि आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर सकता है वो ब्यूटेन है। तो ये वाली जो बात है, ये वाली जो लाइन है, ये एज एन MCQ आ सकती है और बड़े स्टूडेंट्स को इस बात की समझ ही नहीं आती। तो देखें मीथेन, इथेन, C2H6 and propane C3H8 cannot show isomerism because each of them exists in only one structure। तो इनकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखी नहीं जा सकती, इसलिए ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। तो आगे चलते हैं जी, ये भी मल्टीपल चॉइसेस हैं जो हम यहाँ अब डिस्कस करने जा रहे हैं, वो देख लें। ये आपकी जो बुक में आइसोमेरिज्म का टॉपिक लिखा है उसका वेरी फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर ये सारे MCQs मौजूद हैं। तो देखें, it means that isomerism is hydrocarbon नहीं, इन हाइड्रोकार्बन्स है, is only possible when compounds contain more than 3 carbon atoms। तो ये भी सिंपल बात है, ये भी एज अ मल्टीपल चॉइस पूछी जा सकती है कि मतलब 3 से ज़्यादा कार्बन्स होंगी तो हाइड्रोकार्बन्स जो है आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड्स इंक्रीज, the number of possible isomers also goes on increasing। तो possible isomers भी बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है। तो अब इसमें हम इससे आगे चलते हैं जी, इससे अगली स्लाइड पे। अब इससे अगली स्लाइड पे चलते हैं जी, देखें ये भी मल्टीपल चॉइसेस हैं। पेंटेन हैज़ 3 आइसोमर्स, दैट इज N-पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो ये देख लें इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं। अब 3 आइसोमर्स कौन से, N-पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो ये जो है ये भी एडिशनल मैंने लिख दिया, ये भी मल्टीपल चॉइस हो सकता है कि पेंटेन के आइसोमर्स कितने होते हैं।
यार इस तरह का एक एमसीक्यू जरूर आता है कि कंपाउंड का नाम बता दिया जाता है और कहा जाता है जी इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं। लाइक हम बात करते हैं कि जो पेंटेन है, आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर, नीचे 4 ऑप्शन दे दें ए बी सी डी के साथ 1 2 3 4, तो 3 उसका राइट आंसर होगा। इस तरह हेक्सेन के बारे में कह दे कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन आर, तो हेक्सेन के पॉसिबल आइसोमर्स जो हैं वो कितने हैं, तो उसके बारे में भी बताया जा सकता है। तो 2 और मोर कार्बन एटम नहीं होते स्ट्रक्चर में, 3 लाजमी तो नहीं 3 वाला भी नहीं ना शो करता आइसोमरिज्म। 3 से ज्यादा कार्बन्स होंगे हाइड्रोकार्बन्स में तो वो शो करेंगे। हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, लाइक अल्केन्स की बात हो रही है, सिर्फ अल्केन्स की बात हो रही है। अल्केन्स में जो है अल्केन्स में हमेशा 4 या 4 से ज्यादा कार्बन वाले एलिमेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमरिज्म शो करते हैं। अच्छा अब इसमें चलते हैं, ये आप देख लें, ये इस तरह का एमसीक्यू बन सकता है, मैंने इसलिए जो है ना यहाँ ये एग्जाम्पल दे दिया है। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बात भी एज ए मल्टीपल चॉइस पूछी जा सकती है। देखिए वो क्या है, इफ कार्बन एटम रीच अप टू 30 द पॉसिबल आइसोमर्स रीच ओवर 4 बिलियन, मतलब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बढ़ते चले जाते हैं। इवन जब कार्बन 30 हो जाते हैं तो आइसोमर्स 4 बिलियन से भी ज्यादा हो जाते हैं। क्वाइट एस्टोनिशिंग बात, ये वाली बात मल्टीपल चॉइस में आ सकती है और ये आपकी बुक में लिखी हुई है। जहां आइसोमरिज्म की हेडिंग दी है उस पैराग्राफ के लास्ट पे देखें, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शुरू होने से पहले पहले ये बात लिखी है। तो चलते हैं इसकी फिर टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म 2 हैं जी मेजर, इसकी जो टाइप वैसे तो ज्यादा हैं लेकिन आपके सिलेबस में 2 हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो गाइस देखते हैं जी 1 बाई 1 हम इनकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसकी डेफिनेशन देख लें, द आइसोमरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सिंपल सी बात है, आइसोमर्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, मतलब कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो ये बिल्कुल आइसोमरिज्म की जो नॉर्मल डेफिनेशन है उसके जैसी है। तो इसकी जो है टाइप्स उसकी तरफ चलेंगे तो चीजों की समझ आएगी। तो यहाँ पर ये कुछ एडिशनल एमसीक्यूज भी हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द हाइड्रोकार्बन्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करते हैं, लाइक कीटोन्स भी शो कर सकते हैं, ईथर भी शो कर सकते हैं। तो ये वाली बात भी एमसीक्यू के लिए मैंने लिखी है। इनफैक्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स शो द फेनोमेना ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो गाइस ये 2 पॉइंट जो हैं ये भी एमसीक्यूज के लिए आपने जहन में रखने हैं। ये मैं सारे इसलिए 7 एमसीक्यूज बता रहा हूँ कि ये आपके एमडी कैट और ई कैट की भी तैयारी साथ ही हो जाएगी। अच्छा इससे आगे चलते हैं, इसकी टाइप्स, पहली है द चेन आइसोमरिज्म, दूसरी पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरी टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, देन मेटामरिज्म आती है, देन नंबर 5 पे टॉटोमरिज्म आती है। उसके बाद गाइस 1 बाई 1 हम इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। द चेन आइसोमरिज्म जो वेरी फर्स्ट टाइप है गाइस, आपने इसकी डेफिनेशन और एटलीस्ट एक एग्जांपल याद करनी हर कैटेगरी में। तो चेन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्वाइट सिंपल है। देखें जब भी आइसोमरिज्म की कोई भी टाइप आप एक्सप्लेन करेंगे, आपने डेफिनेशन में सबसे पहले ये जरूर लिखना है कि उनका मोलेकुलर फॉर्मूला एक जैसा होता है, जबकि उनका आगे जो डिफरेंट चीज होती है वो आपने साथ फिर मेंशन करनी होती है कि उनका मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या चीज डिफरेंट है। तो देखें द आइसोमरिज्म इन विच द कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन लेंथ, तो चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो जाती है। किसी के अंदर कार्बन की स्ट्रेट चेन 3 हो जाती है, चौथी ब्रांच आ जाती है, किसी में चारों बिल्कुल सीधी लाइन में आते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखेंगे तो समझ आएगी। ये एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो देखें हम पेंटेन की एग्जांपल है ना बेसिकली। तो देखें फॉर एग्जांपल पेंटेन C5H12 हैज 3 आइसोमर्स नेमली N-पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो गाइस इन तीनों का अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो इन तीनों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनता है, लेट मी राइट ओवर हियर, वेट, लेट मी राइट ओवर हियर, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। चलें इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है तो थोड़ा डिम कर लेते हैं जो इसका कलर। अच्छा तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ कि C5 है और जो H है वो 12 है, C5H12 ये है इनका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब जरा काउंट करें, पहले हम बात कर लेते हैं N-पेंटेन की। तो कार्बन्स का नंबर 1 2 3
4 एंड 5, 5 कार्बन हैं। तो गाइस इसकी हाइड्रोजन्स काउंट करें तो पहली के ऊपर 3 है, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ये 6 और 3 9 और 3 ये 12 हो गए। तो इनफैक्ट ये C5H12 ही बनता है, इसका स्ट्रक्चर ये बनता है। अब हम चलते हैं जी दूसरे आइसोपेंटेन की तरफ। तो देखें 1 2 3 4 और जो पांचवी कार्बन है वो इधर आ गई। तो अब इसकी चेन लेंथ उसकी निस्बत डिफरेंट होगी। इसकी 5 की चेन लेंथ थी, इसकी 4 की चेन लेंथ है, जबकि पांचवा एटम जो है वो ब्रांच बन गया हुआ है। तो ये इसका मोलेकुलर फॉर्मूला देखें तो 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, C5H12 ही बनता है। तो गाइज इसको देखें, जो इसकी थर्ड एग्जांपल आती है, तो थर्ड एग्जांपल में देखें, थर्ड एग्जांपल में यहां पर देख लें नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो अब इसमें देखें कि मोलेकुलर फॉर्मूला तो C5H12 ही रहेगा, लेकिन जरा देखें कि इसकी जो चेन है वो 3 कार्बन की रह गई है। ये देखें 3 कार्बन की चेन रह गई और एक ब्रांच ऊपर आ गई है और एक ब्रांच नीचे आ गई। तो इसका भी मोलेकुलर फॉर्मूला C5H12 ही बनता है। तो गाइज फिर यहाँ पर यह बात साबित हो गई कि आइसोमर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, जबकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इसमें देख लें, अब स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट है, लेकिन इसका मोलेकुलर फॉर्मूला भी ये है, इसका भी ये है और नियोपेंटेन वाले का भी ये है। तो ये एक दूसरे के जो हैं ये चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनकी चेन लेंथ डिफरेंट है। आगे चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे। तो सेकंड कैटेगरी पे देखें पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर लेते हैं। तो जो पोजीशन आइसोमरिज्म है इसकी डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन में पोजीशन की बात है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो होती है वो डिफर कर जाती है। तो देखें डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल कि द आइसोमरिज्म इन विच द कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, इतनी बात तो सब में हमें लिखनी पड़ेगी, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन उनकी जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो डिफर कर जाती है। तो गाइज ये है डेफिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म की, दैट माइट आल्सो बी अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो गाइज इसकी एग्जांपल देखेंगे तो डेफिनेटली समझ आएगी हमें। तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अब क्लोरोप्रोपेन, बेसिकली क्लोरोप्रोपेन एज एन एग्जांपल यहाँ लिया जा रहा है। तो चलिए मैं क्लोरोप्रोपेन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लोरोप्रोपेन माइट बी 1 क्लोरोप्रोपेन, दैट माइट बी 2 क्लोरोप्रोपेन। अब क्लोरोप्रोपेन जो है यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बनाएं तो वो बनेगा C3H, यार इसको मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ डार्क है तो चलें कलर क्यों चेंज करना, हम नीचे लिख देते हैं। अब यह है C3H7 और देन Cl, ये है इसका फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर देखें अगर हम इसको वेरीफाई करें तो जो पहला स्ट्रक्चर है 1 क्लोरोप्रोपेन का, उसमें भी देख लें पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन और C3 हो गया, हाइड्रोजन जो है 7 है और क्लोरीन 1 है। अब इसमें क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगा है तो इसका नाम 1 क्लोरोप्रोपेन है। जबकि हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं तो दूसरी एग्जांपल को आप देखें। दूसरी एग्जांपल में यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन हैं और 7 हाइड्रोजन हैं, जबकि क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लगी तो इसका नाम 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो ये इनफैक्ट क्या है, ये एक दूसरे के जो हैं, ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स होंगे जी, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। तो गाइज ये पोजीशन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी की तरफ। रादर पोजीशन आइसोमरिज्म की एक और एग्जांपल है, ये भी देख लें। 1 ब्यूटीन, इसमें वेरी फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन में सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, जबकि इनका मोलेकुलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। तो गाइज ये भी इसकी डेफिनेशन, ये भी इसकी एग्जांपल है। आपने कम से कम एक एग्जांपल करनी है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा गाइज आगे चलते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी की तरफ, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। गाइज आइसोमरिज्म की वो टाइप है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की नेचर ही चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, देख लें इसकी डेफिनेशन जो बनती है कि द आइसोमरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नेचर और द फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप की नेचर ही चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो गाइज ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की जो है डेफिनेशन है। अच्छा अब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो बात की समझ आएगी। ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात लगती है कि फंक्शनल ग्रुप की नेचर कैसे चेंज होती है। याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप की नेचर चेंज होगी तो फंक्शनल ग्रुप होगा, अदरवाइज सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो वो पोजीशन आइसोमरिज्म में आता है। तो अब यहां पर देखें, यहां पर एक एग्जांपल है डाईमिथाइल ईथर की और इथाइल अल्कोहल।
इनफैक्ट देखें यहाँ पर क्या होता है कि इनका मोलेकुलर फॉर्मूला तो दोनों केसेस में सेम है। लेट मी राइट डाउन द मोलेकुलर फॉर्मूला फर्स्ट, देन आप लोगों को बात की समझ आएगी ज़्यादा बेटर वे में। ये है C2H6 देन O, ये इनका मोलेकुलर फॉर्मूला है। तो दोनों का C2H6O है मोलेकुलर फॉर्मूला, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप जो है डिफर कर जाते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली ईथर, इसका फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप की वजह से हम कहते हैं अल्कोहल है। तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक जो है ईथर है जबकि दूसरा जो है अल्कोहल है, तो फंक्शनल ग्रुप की नेचर चेंज हो गई। तो इस वजह से हम इनको नाम दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का। गाइस यहां से एक और तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कोई से दो स्ट्रक्चर दे के नीचे कहा जाएगा कि बताएं कि ये किस नेचर मतलब कौन से फंक्शनल कौन से आइसोमेरिज्म में आते हैं। मतलब आपको डाईथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर या नाम दे के आपसे कहा जाए कि इनके दरम्यान में कौन सी टाइप है आइसोमेरिज्म की। ए पे आ जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, बी पे आ जाएगा ब्रांच आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म, सी पे आ जाएगा जनाब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, डी पे मेटामेरिज्म आ जाएगा। तो आपने पहचानना है कि इन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा रिलेशन कौन सा आइसोमेरिज्म मौजूद है। तो दैट्स एन अदर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो गाइज हम इससे आगे चलते हैं, चौथी टाइप मेटामेरिज्म। तो जो मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म बेसिकली आइसोमेरिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, नहीं बल्कि इसके बाद वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेटामेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसकी अराउंड जो है कार्बन के जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो डिफर कर जाते हैं। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो आते हैं, अल्लाह आपका करे भला, अल्काइल ग्रुप वो डिफर कर जाते हैं। तो देखें, दे हैव डिफरेंट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के राइट और लेफ्ट पे अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप से आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म, और ये कंपाउंड्स एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल्स देख लें। तो मोलेकुलर फॉर्मूला जो है C4H10O है। तो C4H10O के बेसिकली यहाँ दो स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। तो इसमें से जो वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो देख लें, वो है डाईथाइल ईथर। जो सेकंड स्ट्रक्चर है दैट इज मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब इसके अंदर जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर। देखें यहाँ फंक्शनल ग्रुप की नेचर सेम है, फंक्शनल ग्रुप की नेचर चेंज नहीं हो रही। तो देखें फंक्शनल ग्रुप है ईथर। अब इस ईथर को अगर हम देखें तो जो इसके राइट साइड पे है वो इथाइल है, लेफ्ट साइड पे इथाइल है, राइट साइड पे भी इथाइल है। तो ये डाई इथाइल और ईथर हो गया। जबकि हम बात करते हैं राइट साइड पे जो स्ट्रक्चर है उसकी, तो गाइज उसमें देखें राइट साइड पे है मिथाइल, ये आ गया मिथाइल, लेफ्ट साइड पे है एन प्रोपाइल, तो मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। तो अब इसके दोनों तरफ ईथर है, इथाइल है, इसके एक तरफ मिथाइल और एक तरफ एन प्रोपाइल है, जबकि कार्बन का नंबर 4 ही है। तो गाइज ये एक दूसरे के मेटामर्स होंगे, इसको मेटामेरिज्म का नाम देते हैं, मेटामर्स। तो दीज आर कॉल्ड मेटामर्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे के लिए मेटामर्स हैं। और यहाँ पर भी एमसीक्यू बन सकता है कि डाईथाइल ईथर एंड एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर आर, नीचे ऑप्शन 4 आएंगी जिसमें से मेटामर्स की ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और ऐसा भी एक एमसीक्यू आ जाता है पेपर में। ओके गाइस, इससे आगे हम चलते हैं, इसकी दूसरी एग्जांपल देख लें। अच्छा, जो दूसरी एग्जांपल है ना उसमें देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, ये बेसिकली कीटोन है। तो कीटोन क्या होता है ये आपने डिटेल में अभी पढ़ना है, अभी मैं आपको इसकी डिटेल नहीं बताऊंगा कि कीटोन क्या होता है, आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगी एक दो जगहों पे। तो देखें इस कंपाउंड को देखें तो इसका एक स्ट्रक्चर ये बनता है और एक स्ट्रक्चर ये आपके सामने बनता है। तो गाइस इसके दो स्ट्रक्चर्स में पहले हम लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर की बात कर लें। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर है, एवेकोपाइन, ए आ गया फंक्शनल ग्रुप, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब इसकी राइट साइड पे देखें इथाइल है, लेफ्ट साइड पे देखें तो इथाइल है, ये बन जाएगा डाई इथाइल कीटोन। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखें, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसके राइट साइड पे मिथाइल है और लेफ्ट साइड पे एन प्रोपाइल है, तो ये बन जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो अब यहां पर भी देख लें फंक्शनल ग्रुप के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे एक कंपाउंड के कुछ और हैं स्ट्रक्चर्स, दूसरे कंपाउंड के अल्काइल ग्रुप कुछ और तरह के हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे, ये एक दूसरे के मेटामर्स होंगे। लेकिन गाइस
इनको हम पोजीशन आइसोमर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो आइसोमर्स, इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी तो डिफरेंट है ना। अगर हम राइट साइड वाली एग्जांपल लें तो लेट मी टेल यू, इसको देखें तो ये पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन, तो सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। इस एग्जांपल को देखें तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये तीसरी, तो फंक्शनल ग्रुप तीसरी कार्बन पे है। तो इनफैक्ट होता क्या है कि इनके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी डिफर कर जाती है, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स भी हैं और एक दूसरे के मेटामर्स भी हैं। ये बात याद रखिएगा, एज एन एमसीक्यू पूछी जा सकती है। तो इससे अगली कैटेगरी पे चलते हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की लास्ट कैटेगरी है। तो गाइज नहीं, हम इसको ना आज रहने देते हैं, हम कल ही इसको पढ़ेंगे, कल चैप्टर खत्म करना है। तो आइसोमरिज्म की जो दूसरी मेजर कैटेगरी है वो है सिस ट्रांस, तो उसको समझेंगे। तो उसके साथ ही मैं आपको मेटामरिज्म के बारे में भी बताऊंगा। आज का लेक्चर हम इनफैक्ट यहाँ क्लोज करते हैं, तो इससे आगे जो है अब हम कल पढ़ेंगे। और गाइज जो है, ओके गाइज, अच्छे वाला कमेंट करिएगा यार। आप लोगों ने सारा लेक्चर देखा है तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद भी आया होगा। तो अब हम जो है लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो आप लोगों से कल बात होगी। इनफैक्ट कल तो फ्राइडे है, कल मैंने कॉलेज के टूर पे जाना है, मैंने क्लास नहीं पढ़ानी, तो आपके साथ कल बातचीत नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट डे लेक्चर आएगा। तो गाइज इनफैक्ट जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, और गाइज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें यार, अच्छे वाला कमेंट भी कर दिया करें। आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो यार छोटा सा कमेंट करने में या लाइक करने में क्या प्रॉब्लम। और अपने फ्रेंड्स में भी इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, अकेले फ़ायदा ना उठाएं इस चैनल का। बाकी गाइस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।